हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2, जो हमने एक ग्रंथ खोला हुआ है बीएसटी का। हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए थे, एसओएल मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप और अपना एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज कर रहे हैं बड़ा टॉपिक और ये ज़्यादा मार्क्स का आएगा, कम से कम 6 मार्क्स का तो पार्टनरशिप ही आता है पेपर में कि पार्टनरशिप के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर, मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। और जो इसके अदर टॉपिक्स हैं जैसे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, टाइप ऑफ पार्टनर्स या पार्टनरशिप डीड क्या होती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा। अदरवाइज अगर एक ही में कवर करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए 2 पार्ट्स में इसको हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप, वैसे भी आपने ये तो आप जर्नल जब अपनी बात करते हो किसी से भी तो पार्टनरशिप वर्ड आपने सुना होता है, जहाँ पे 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो क्या है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब यही होता है जब 2 लोग आपस में मिलके काम करते हैं। ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन, या तो 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हु विलिंगली मतलब खुद अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। एग्री टू कैरी सम लॉफुल बिजनेस, जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए, कानून के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि इस चीज़ की पार्टनरशिप कर लेगी कल से मर्डर करेंगे किसी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्वाइंटली एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, आपस में 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल गए और एक ऐसा काम स्टार्ट कर रहे हैं जो लीगल है और प्रॉफिट और शेयर को या लॉस हो रहा है उसको भी आपस में बांटते हैं। वो बांटते कैसे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे जब इसके फीचर्स वगैरह में, मेरिट डीमेरिट्स में आएंगे वहाँ पे। ये थी सिंपल डेफिनेशन। अब आगे क्या बोला गया, द पर्सन हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर। जो भी लोग पार्टनरशिप करते हैं, मान लो 3 पर्सन है, ए बी सी, ये तीनों आपस में पार्टनरशिप में है, तो ये इंडिविजुअली, ए को हम क्या बोलेंगे पार्टनर, बी एक पार्टनर है, सी एक पार्टनर है, और कलेक्टिवली इन सबको तीनों को मिलके क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, फर्म। इन्होंने कोई ना कोई अपना नाम रखा होगा कि ABC लिमिटेड, लिमिट तो नहीं, ABC पार्टनरशिप, लिमिटेड तो कंपनी के उसमें आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये कलेक्टिवली है तो फर्म बोलेंगे और इंडिविजुअली है तो इनको क्या बोला जाएगा, पार्टनर्स। ये थी सिंपल सी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से ही हमारे क्या बनते हैं, फीचर्स। तो फीचर्स में आते हैं, पहला है फॉर्मेशन, कि एक पार्टनरशिप कैसे बन सकती है। तो पार्टनरशिप बेटा रिटर्न भी हो सकती है, आपने प्रॉपर रिटर्न में जैसे कि एग्रीमेंट बनता है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह, वैसे ही आपने फॉर्मेशन करते वक्त एक अपने पार्टनर के साथ रिटर्न एग्रीमेंट बनवाया। अदरवाइज ये ओरली भी हो सकती है। अगर आप रिटर्न करवा रहे हो तो पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अकॉर्डिंग आप ये करोगे सारा, और रिटर्न ही करना प्रेफर किया जाता है। क्योंकि अगर कल को कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, पार्टनर के बीच में लड़ाई हो जाती है, दूसरा पार्टनर अपनी बात से मुकर जाता है कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था या मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा, तो आपके पास रिटर्न में क्या होगा, प्रूफ होगा कि 50-50 की पार्टनरशिप थी, 60-40 की पार्टनरशिप थी। तो फॉर्मेशन करने के लिए ओरली भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन प्रेफर कौन सा किया जाता है, रिटर्न वाला। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है लायबिलिटी। अब पार्टनरशिप में भी जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि अगर कल को बिजनेस लॉस में चला गया, पार्टनरशिप लॉस में चली गई, तो इन तीनों के पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ेगा जब तक कि पार्टनरशिप फॉर्म का पूरा लायबिलिटी, पूरी डेप्थ नहीं उतर जाती। तो ये भी एक इसका फीचर है। अब थर्ड में है कॉन्टीन्यूटी। सेम एग्जांपल लेते हैं, 3 पार्टनर है ABC, इसमें से मान लेते हैं A मर गया, ठीक है, ये इंसॉल्वेंट हो गया, इसका दिवाला निकल गया, पैसे ख़त्म हो गए, तो B और C चाहे तो न्यू एग्रीमेंट बना के अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है इसमें कि जो कंटिन्यूटी है वो रहती है। अगर 2 पार्टनर है हाँ तो प्रॉब्लम आ सकती है कि एक पार्टनर चला गया फिर तो वो पार्टनरशिप रही नहीं। जब 2 से ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है कि अगर कोई एक पार्टनर चला जाता है तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर उनकी मर्जी है। इसके बाद आपका आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब सारे पार्टनर्स जो होते हैं सबके पास डिसीजन मेकिंग होती है, सब मैनेजमेंट में हिस्सा लेके अपना डिसीजन लेते हैं, म्यूचुअली ही कंसेंट किया जाता है कि कोई भी डिसीजन लेना है या नहीं। अब जब हम टाइप ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ये म्यूचुअली
जो डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट है ये ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं जो मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते। मोस्टली सारे पार्टनर से ही पूछा जाता है कि हम ये डील करें या ना करें, तभी कोई डिसीजन लिया जाता है। तो सबका कंट्रोल होता है और सारे डिसीजन में हिस्सा लेते हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ में आते हैं मेंबरशिप। अब मेंबरशिप मतलब मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है। तो मिनिमम तो 2 हैं और मैक्सिमम कुछ बुक्स में 50 है, कुछ में 100 है। जिसमें अब डेट हो गया होगा उसमें 100 है, जिसमें अब डेट नहीं हुआ उसमें 50 है। मतलब अब मिनिमम 2 मेंबर होंगे तभी आपकी पार्टनरशिप बनेगी और मैक्सिमम 100 तक की लिमिट। अगर 100 से ज़्यादा हो गए तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है कंपनी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6th, रिस्क बेयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब इसमें क्या होता है, पहले से फिक्स होता है कि हम कितना कितना प्रॉफिट बांटेंगे एग्रीमेंट में। जब भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो, एग्रीमेंट बना रहे हो, तो या तो रिटर्न चाहे ओरली, तो उसमें लिखा होगा कि 50-50 पार्टनरशिप होगी। जैसे इनके बीच में एक रेशो डिसाइड होगी, जिस रेशो को बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। तो मान लो इनकी रेशो थी 30%, 40% और 30%, ठीक है। तो इस ही रेशो में प्रॉफिट चाहे लॉस होगा तो भी इस रेशो में बटेगा, प्रॉफिट होगा तभी भी। और अगर कोई भी रेशो डिसाइड नहीं हुई है तो हमेशा रेशो क्या मानी जाती है, इक्वल, कि 33% तीनों में बटेगा। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट में 7th, रजिस्ट्रेशन। आपने अपना बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करी तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनरशिप में मैंडेटरी नहीं होता। आपने अपना एग्रीमेंट किया, अपनी सेफ्टी के लिए किया, अब उसको आप कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड करवाओ या ना करवाओ, ये मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर आप करवाते हो तो कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो जो कोर्ट है वो आपकी पूरी तरह से हेल्प करता है उस प्रॉब्लम को, उस डिस्प्यूट को सोल्व करने में। लास्ट, म्यूचुअल एजेंसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी वाला। म्यूचुअल एजेंसी वाले में केस स्टडी भी आती है और बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। म्यूचुअल एजेंसी मतलब आपस में सारे पार्टनर, ये तीनों पार्टनर एग्री हुए हैं कि हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे। जो ए ने काम कर दिया वो बी और सी को भी मानना पड़ेगा। अगर कल को कोई ए जो है पार्टनर जो है वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कराता है जिससे पार्टनरशिप को लॉस हो गया, तो बी और सी मना नहीं कर सकते कि हम पैसा नहीं दे रहे। ये दोनों भी बाइंडेड हैं कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें मानना ही पड़ेगा। तो ये बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी वाले पॉइंट में कि ये दोनों, ये सारे आपस में एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी है। एजेंट वो होता है जो किसी के अंडर या किसी के लिए काम कर रहा है। तो अगर ए ने कोई एग्रीमेंट किया है तो ये माना जाएगा कि बी और सी के बिहाफ पे वो काम किया है, पूरी एक फर्म के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो बी और सी को भी वो मानना ही पड़ेगा, वो बाइंडिंग होंगे। ऐसी केस स्टडी आ जाती है, बी और सी मना नहीं कर सकते कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान रहे, ठीक है। ये थे मीनिंग और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब करते हैं अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स। देखो अब मेरिट्स और डीमेरिट्स में क्या है। पहला मेरिट्स क्या, एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अभी हमने देखा कि पार्टनरशिप ओरली भी बन सकती है। दो पार्टनर मिले, कोई बिजनेस पसंद आया, एक दूसरे से आइडिया शेयर किया और बोला चलो कल से पार्टनरशिप करते हैं, 50-50% पैसा लगाते हैं, 50-50% प्रॉफिट और शेयरिंग को बांट लेंगे, बन गई पार्टनरशिप। कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने की जरूरत नहीं होती। कोई गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना, कोई पब्लिक से अप्रूवल नहीं लेना। आपस में दो पर्सन बैठे, कोई आइडिया पसंद आया, अब चाहे तो रिटर्न में कर ले, एक एग्रीमेंट बनवा ले, चाहे ओरली कर ले, तो बहुत ईजी होता है एक पार्टनरशिप को बनाना, फॉर्मेशन करना। और ऐसे ही क्लोजर है, जब तक हमें लग रहा है कि हाँ भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है तब तक साथ में पार्टनरशिप करेंगे, या लग रहा है कि नहीं यार दूसरा पार्टनर तो काम नहीं कर रहा, सारा पार्टनर मैं कर रहा हूँ, काम मैं कर रहा हूँ, तो बंद कर दो। जैसे मीटिंग आपने स्टार्ट करने में करी थी वैसे ही एक मीटिंग और करो और क्लोजर कर दो। कोई आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी, कोई कोर्ट का अप्रूवल नहीं लेना। तो ये एक इसका बेनिफिट है। इसके बाद बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब देखो जो पार्टनरशिप होती है ना, मोस्टली ये किसके बीच में होती हैं, जो सीए वगैरह होते हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ये पार्टनरशिप करते हैं। डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, तो ये काम को इस तरह से बांट लेते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है ना वो इजी हो जाता है। स्पेशलिस्ट लेते हैं, जैसे मान लो मैं एक सीए हूँ और मैं टैक्सेशन में स्पेशलिस्ट हूँ, अब मैं दूसरा पार्टनर वो ढूंढूंगा जो दूसरे काम में स्पेशलिस्ट हो, जो अकाउंट्स में स्पेशलिस्ट है। एक दूसरा तीसरा ढूंढूंगा जो ऑडिट में स्पेशलिस्ट है, तो अब ऑडिट से रिलेटेड जो काम आएगा मैं उससे पूछ के कर लूँगा, टैक्सेशन से रिलेटेड जो काम आएगा वो मेरे से वो पूछ लेंगे। तो क्या होता है, एक बैलेंस बना हुआ होता है कि ये काम आपने संभालना है, ये काम मैं संभालूंगा, ये काम तीसरा पार्टनर संभालेगा।
बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है। अब मोर फंड्स और कैपिटल, अब ये जो बोला गया मोर फंड्स और कैपिटल, ये सोल प्रोप्राइटर और एचयूएफ के कंपैरिजन में बोला हुआ है। सोल प्रोप्राइटर में अकेला पर्सन था, कितना पैसा लगा लेगा वो हमने पढ़ा था। ऐसे ही एचयूएफ में भी ये तो है नहीं, अब इसमें तो हमने पढ़ा 100 मेंबर हो सकते हैं, तो 100 तो फैमिली होगी नहीं, वहाँ पे 100 लोगों की फैमिली तो होगी नहीं। तो यहाँ पे उनके कंपैरिजन में ज़्यादा फंड्स मिलते हैं और ज़्यादा कैपिटल मिल जाती है। अगर मेरे को लोन नहीं मिल पा रहा, बैंक मेरे को लोन नहीं दे रहा मेरे नाम पे, तो हो सकता है मेरे दूसरे पार्टनर की इमेज इतनी अच्छी होगी उसको बैंक लोन दे दे, तो ये एक यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद शेयरिंग और डिवीज़न ऑफ रिस्क। अब अगर अकेला पार्टनर है, अकेला पर्सन कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कि अगर लॉस हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अकेला मेरे को इतना सारा लॉस उठाना पड़ेगा। एचयूएफ में 5 बंदे हैं तो उन 5 को उठाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो उनको पता है कि अगर 1 करोड़ रुपए का भी लॉस हो रहा है तो मेरे हिस्से में तो सिर्फ 1 लाख रुपए ही आ रहे हैं, 10 लाख रुपए आ रहे हैं, ऐसे एक डिवीज़न बढ़ जाएगा। चाहे वो 1 लाख आए, 10,000 आए, जितना भी अमाउंट आए, तो जो रिस्क होता है वो बहुत कम आता है पार्टनर्स के हिस्से में, पार्टनर की रेशो में, तो जिससे वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं कि चलो यार कर लेते हैं एग्रीमेंट, क्या होगा, 10-10 हज़ार रुपये तो जेब से जाएंगे। तो इसलिए ये भी एक इसका मेरिट्स बन जाता है। इसके बाद सीक्रेसी। अब पार्टनरशिप फर्म कितना पैसा कमा रही है, कहाँ से उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये कहीं भी पब्लिश नहीं करना होता। जितना भी बस आपका प्रॉफिट आया उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को आप टैक्स दे दो पर्सनली, लेकिन आपको कहीं अखबार में नहीं छापना। अभी जब हम कंपनी पढ़ेंगे तो कंपनी को हर साल जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जहाँ जहाँ पैसा इन्वेस्ट कराया है, वो पब्लिकली अपनी वेबसाइट में और न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है। लेकिन इनको पार्टनरशिप को कभी भी ऐसा नहीं करना है। ऐसा ही हमने सोल प्रोप्राइटर में भी पढ़ा था कि वो भी अपना प्रॉफिट किसी को नहीं बताता, तो ऐसे ही पार्टनरशिप को भी कहीं पब्लिश नहीं करना। ये एक और मेरिट हो गया। अब आते हैं चलो डीमेरिट में, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये थोड़ी सी गलत बात है कि भाई अगर बिजनेस पूरा नहीं कर पा रहा पैसा तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट भी बिक जाएगी। अगर ए ने कोई गलती कर दी, ए की वजह से बी और सी की भी पर्सनल एसेट बिक सकती है अगर ज़्यादा लॉस हो गया। इसके बाद लिमिटेड रिसोर्स। अब मान लो मेरी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई, मेरे को और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, मैंने सारे जितने भी फंड्स थे अवेलेबल मेरे पास वहाँ से पैसा ले लिया है, अब 100 पार्टनर भी पूरे कर लिए हैं, इसके बाद भी मुझे पैसा चाहिए, तो मैं यहाँ पे फंस जाऊँगा कि अब मैं कहाँ से पैसा लूँ, मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह मैं यूटिलाइज कर चुका हूँ। तो ये एक आगे जाके डीमेरिट बन जाता है इसका। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाई हो जाना, एक पार्टनर कह रहा है नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मैं कह रहा हूँ करना है, या कोई नया पार्टनर आ रहा है। कभी कभी नए पार्टनर का एडमिशन किया जाता है तो उसमें हो सकता है कि मेरे दूसरे पार्टनर की उससे पहले से कन्फ्लिक्ट चल रही है, लड़ाई है, मैं कह रहा हूँ उसे लाना है, वो कह रहे हैं नहीं लाना, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है बहुत बार। इसके बाद लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी कैसे, ए बी सी पार्टनर है, अब जो ये ए पार्टनर था समझ लो ये हमारा मेन पार्टनर था, सारा काम सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस पर्सन के ऊपर थी, इसके नाम से ही हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते थे, और कल को इस पार्टनर को कुछ हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे लिए बिजनेस करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो ये हमारा ना वो वाला डिपार्टमेंट संभालता था पैसे लेने का कि कौन से किससे पैसे लेने हैं, डेप्टर्स कौन कौन है हमारे, अब ये मर गया, अब हमें तो पता ही नहीं है कहाँ कहाँ से पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर हमारे पास आ गए कि पैसे लेने हैं पैसे लेने हैं, तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से हमारी हो सकता है फर्म का सर्वाइवर जो है वो डेंजर में आ जाए और कॉन्टीन्यूटी हमारी ना हो पाए। लास्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अभी हमने देखा सीक्रेसी रखनी है, अब सीक्रेसी रखनी तो है, ये हमारे लिए कभी प्रॉब्लम भी बन जाती है। अगर आप पब्लिक को कह रहे हो, किसी पब्लिक को बोलो कि हमारी पार्टनरशिप में पैसा लगाओ, तो वो हो सकता है हमारे ऊपर पैसा ना लगाए कभी भी, क्योंकि हम किसी को अपना प्रॉफिट नहीं बता रहे, हमने अपनी पार्टनरशिप हो सकता है रजिस्टर्ड भी ना करा रखी हो, कल को फ्रॉड हो गया तो पब्लिक किसके पास जाएगी, क्योंकि पब्लिक के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा, ना हम आपस में पार्टनरशिप कब से कर रहे हैं कोई प्रूफ नहीं है, हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखी, तो इसलिए पब्लिक हमारे ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करती है। ये थे मेरिट्स और डीमेरिट्स पार्टनरशिप के, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म पार्टनरशिप के। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, इसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर भी हैं, और जो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड ये पढ़ेंगे कि वो कैसे बनती है, क्या होता है, अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते तो क्या उसके कॉन्क्लूजेस हो सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहो। थैंक यू एवरीवन।